इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कब, कहां और कैसे बना, क्या चैलेंजेस आए थे और उसको कैसे ओवरकम किया गया। आज ये सब हम जानेंगे हमारे गेस्ट के साथ, जिनको 30+ इयर्स का सोलर एनर्जी एंड पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस है और जिनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने में, मिस्टर बीबू बिस्वाल। वेलकम बीबू बिस्वाल सर, वेलकम टू हाउस ऑफ सोलेंस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इन 1994 के, कैसे आपने इंजीनियरिंग किया और कैसे आपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन चालू किया। ओके, बचपन से मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कैरियर का, वो था कि मैं इंजीनियर बनूं। तो कौन सा इंजीनियरिंग में पढ़ना है वो सब मैं सोचने लगा। फिर मुझे लगा कि जो हमारा सोसाइटी का वन ऑफ द बेसिक अम्यूनिटी है वो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने सोचा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में काम करता हूँ देन आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन ए मच बेटर वे। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुना जब मैं इंजीनियरिंग एडमिशन कर रहा था NIT राउरकेला में इन 1990। तो उसके बाद मैंने फिर जब पास आउट किया उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन सप्लाई इस डिपार्टमेंट में नौकरी स्टार्ट किया एक टाटा कंपनी में। एंड सब्सिक्वेंटली जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स शुरू हुए इंडिया में 1996 में उड़ीसा में। आई बिलोंग टू उड़ीसा। तो उड़ीसा वाज द फर्स्ट स्टेट जहां अनबंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, जो पुराने ज़माने में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे, उसको अनबंडल कर दिया गया जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उस जो प्रोसेस था उसमें मैं काम किया वो एक बिग 4 कंसल्टिंग फर्म में। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पावर सेक्टर का है, जिसमें एक्चुअली जिसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी अगर अच्छा रहेगा देन वहाँ लॉसेस भी कम रहेंगे, कस्टमर को अच्छा सर्विस भी मिलेगा। फिर वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आगे जाएगा, ट्रांसमिशन कंपनी को भी मिलेगा और जनरेशन कंपनी को मिलेगा। और वो मिलने से क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट उसमें अट्रैक्ट होगा, देश का भी इन्वेस्टर्स आएंगे, विदेश से भी इन्वेस्टर आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव लेके मैंने फिर उस लाइन पे मेरा जर्नी स्टार्ट किया। करेक्ट। एंड उसमें मैं उड़ीसा में प्राइवेटाइजेशन का टाइम में आई वाज थरोली इन्वॉल्व। उसके बाद दिल्ली प्राइवेटाइजेशन उड़ीसा के बाद दिल्ली में मैं भी काम किया एक बड़ी सी पावर कंपनी के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ। एंड उसके बाद मैं जो है मैं मेरा MBA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2004 से 2007 तक। तो तब तक मेरा जो एक्सपीरियंस पावर सेक्टर में बन गया था, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है। तो वो 2008 में मैं फिर मेरा जो एरिया चेंज किया, तो एडवाइजरी एरिया में काम करने लग गया। तो एडवाइजरी एरिया में फिर ट्रांसमिशन एरिया में काम किया, फिर ट्रेडिंग एरिया में काम किया। फिर 2012 में मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आया। एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी जो आज हम देख रहे हैं इतना ज़ोर से ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रोथ है, वो एक्चुअली स्टार्ट किया 2010 या 12 के बीच में। उस टाइम में अगर आप पूछेंगे तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी था बहुत ही कम था। एंड स्पेशली सोलर जो आज का दिन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वो तो शायद 2.4 गीगावाट रेंज में था। आज वो 30 टाइम्स होकर 72 गीगावाट पहुंच चुका है विद इन 11-12 ईयर्स। करेक्ट। तो दैट इज़ वेयर आई फील कि नाउ मतलब मेरा कैरियर जो है जैसे जैसे कंट्री को चाहिए था वैसे वैसे मैं कर पाया हूँ। आई फील सेटिस्फाइड फॉर दैट। ग्रेट सर। और सर, जैसे आपने बदला सोलर पार्क का डेवलपमेंट एंड उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो सर, उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें जो फेजेस थे, फेजेस वाइज कैसे उसको हम लोगों ने पूरा करा और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे, वो आप बता सकते हो थोड़ा? ओके, सो एक्चुअली बदला सोलर पार्क जो है, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा।
इट इज़ ए हाईएस्ट सिंगल लोकेशन हाईएस्ट कैपेसिटी सोलर पार्क 2245 मेगावाट का ये एग्रीगेटेड कैपेसिटी है इन वन लोकेशन. बट वो जो डेवलपर्स है इसमें 4 सोलर पार्क्स है एक्चुअली. फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4. उनमें से जो सबसे बड़ा है वो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है 1000 मेगावाट का. बाकी 3 फेज का मिला के 1245 मेगावाट का है. सो उस टाइम में 2015 के करीब जो स्टार्ट हुआ बादला सोलर पार्क, जो 1000 मेगावाट का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें उस टाइम में वहाँ कुछ भी नहीं था. उस बादला विलेज में आप जाएंगे तो आपको सैंड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा. फुल डेजर्ट था. और वहाँ आसपास का कोई ना सबस्टेशन, हाई कैपेसिटी सबस्टेशन ना कुछ था. कि ये जो सेंट्रल ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है, वो भी नियर बाई नहीं था. कम से कम 200 किलोमीटर दूर था. तो उस टाइम में हमने जब प्लान किए, उस टाइम में वहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए सबसे ज़्यादा 2 चैलेंज थे. कि एक जगह पे बड़ा लैंड मिलना चाहिए और वो लैंड से नज़दीकी एक बड़ा हाई कैपेसिटी सबस्टेशन होना चाहिए. तो उसको ध्यान पे रखते हुए हमने राजस्थान सरकार को अप्रोच किया. एंड राजस्थान सरकार इमीडिएटली, उनका रिसेंटली 2014 में सोलर पॉलिसी आई थी, उसके तहत हमको लैंड अलॉट करके फिर हमने राजस्थान सरकार का जो RVPN है, मतलब उनका जो विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी है, उनके थ्रू 500 मेगावाट का इवैक्यूएशन किया और पावर ग्रिड सिस्टम के थ्रू 500 मेगावाट का इवैक्यूएट किया. अब चैलेंजेस में क्या है, एक्चुअली डेवलपमेंटल टाइम में थोड़ा सा ROW राइट ऑफ वे का चैलेंज रहता है और लैंड का थोड़ा चैलेंज रहता है. गवर्नमेंट लैंड था, थोड़ा बहुत तो लोग उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे. लेकिन प्रोजेक्ट आने के बाद मतलब वो लोग भी, हमने कुछ मुआवजा भी दिए थे सबको, रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस के नाम पे. उस टाइम में नया गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था टॉयलेट फॉर ऑल. तो टॉयलेट तो वहाँ किसी का नहीं था, तो हमने सबका टॉयलेट भी बनवा के दिए थे. तो दे वर ऑल हैप्पी. उनका हमको कोई रियल चैलेंज नहीं है उस टाइम में. इनफैक्ट मैं तो ये बताऊंगा कि बादला सोलर पार्क बनने के बाद सोलर सेक्टर का जो मेजर चैलेंजेस था वही एड्रेस हो गए एक्चुअली. करेक्ट. क्योंकि ट्रेडिशनल सोलर पार्क जब डेवलप होता था उसका लैंड पहले लेना मुश्किल होता था, एक साथ एग्रीगेट करना. करेक्ट. और लैंड हो गया और कनेक्टिविटी मिलना, और कनेक्टिविटी है तो नियर बाई सबस्टेशन में कैपेसिटी नहीं रहता. और जो कैपेसिटी रहना सबस्टेशन दूर रहता, जो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है फॉर द डेवलपर. सो ये सब जो इनिशियल चैलेंजेस था वो सब एड्रेस हो गया. तो आई विल से इट इज़ नॉट ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, इट इज़ ए सॉल्विंग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द सोलर सेक्टर. करेक्ट. और सर मैं आपके पास से जानना चाहूँगा कि राजस्थान में जो डेवलपमेंट हुआ है तो उधर से स्टैंड स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म्स आते रहता है. तो क्लीनिंग एक बहुत क्रूशियल चीज़ है कोई भी सोलर पार्क के जनरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए. तो सर उस जो प्रॉब्लम को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? ओके, सो सैंड स्टॉर्म रेगुलरली होता है. ड्यूरिंग समर्स तो ऑलमोस्ट एवरी डे होता है. जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो उसका जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है कि 15 दिन में एक बार वो पानी में साफ़ करने का. उसमें 2 प्रॉब्लम हो सकता है. एक तो आप 15 दिन तक आपको अंडर डस्टी कंडीशन आपका जनरेशन विल बी लोअर. करेक्ट. सेकेंड इज आप जो मैन्युअली ऑपरेट कर रहे हैं उसको, एक तो इट्स ए बिग चैलेंज, क्योंकि वो लॉजिस्टिकल इशू हो जाएगा ट्रैक्टर में पानी में लेके करना और क्लीन करना. एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वो मैन्युअली आपको मॉड्यूल को ख़राब भी कर सकता है. उसका लाइफ जो 25 साल है वो इट विल बी लेस. करेक्ट. और उसका एफिशिएंसी भी कम होने का चांसेस है. इसीलिए हमारा जो पार्क में पूरा फुल 1000 मेगावाट में हमारा वो लगा है जो रोबोटिक क्लीनिंग. सो वो क्या होता है, एवरीडे बेसिस पे क्लीन करता है और उसको ना पानी चाहिए ना कोई अगर एक्सटर्नल यू नहीं चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए. वो अपना ग्रेविटी के साथ चलता है. फिर अपना सोलर पैनल है, उससे जनरेट होता है, बैटरी में स्टोर होता है, फिर वो उसको चलाता है. टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी हाईली एडवांस्ड. एंड वो क्या है, वो क्लाउड के थ्रू ऑपरेट होता है आफ्टर द जनरेशन आवर्स. लेकिन अगर किसी दिन सैंडस्टॉर्म 12-1 बजे आ गया
तो तभी भी आप चला सकते हैं, ताकि स्टॉर्म खत्म होने के बाद आपका जनरेशन यू आर बैक टू फुल जनरेशन। सो वो एक मेजर मतलब इट्स मतलब हाँ समझ गया मैं, लेकिन वो एक चीज़ है कि जैसे जनरेशन आपका ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा, और सेकेंडली लाइक कि जो क्लीनिंग की मैनुअल लेबर्स और वो सारी चीज़ें रिस्क भी कम हो जाएगा। करेक्ट लाइफ ऑफ मॉड्यूल विल बी बेटर, डिग्रेडेशन फैक्टर भी उनका इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। करेक्ट सर। थोड़ा बदला सोलर पार्क के बारे में थोड़ा और मैं जानना चाहूँगा कि लाइक उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर और बेसिकली जो टेक्निकली वो कैसे परफॉर्म वेल कर रहा है, और बहुत सारे जो सोलर पार्क्स में जो जार्गन्स होता है कि लाइक CUF है और बहुत सारे चीज़ें हमें देखनी होती है उसकी हेल्थ और उसका मतलब वेल बीइंग ट्रैक करने के लिए, और ट्रांसमिशन लाइन का जो सारी चीज़ें होती है, तो उस पर आप थोड़ा कुछ बता सकते हो CUF को? बादला सोलर पार्क का जो CUF है हाँ वो 27% है। ओके, जो पिछले 5 साल का जो हमारा डाटा बोलता है। एंड वो अचीव कैसे हो पाता है पूरा बिल्कुल। एक तो मैं बोला कि वो जो क्लीनिंग वाला ऑटोमेटिक क्लीनिंग है उसमें एनर्जी लॉस होने का कोई स्कोप नहीं है, इवन इफ ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म पीरियड्स। अदर देन दैट हमारा वहाँ जो ब्रेकडाउन्स, इन्वर्टर लेवल ब्रेकडाउन बहुत कम है, एंड वहाँ की रिडंडेंसी इज़ हाई। ACDC रेशियो इज़ 1:1.45, जिसके तहत जो ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे 10 to 3 ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व रहता है। ओके, सो इतना 5 घंटा प्रॉब्ली यहाँ हमेशा बेल कर्व रहता है, whereas ये हमारा थोड़ा फ्लैटनेस है ड्यूरिंग द डे टाइम अराउंड 5 to 6 आवर्स। वैसे भी थोड़ा ज़्यादा सनी तो है ही है। सो वो एक वन ऑफ द रीज़न है, बिकॉज ऑफ हायर रेडिएशन and because of better upkeep of the equipment of the project, and जो हम लोग पार्क है हमारा अवेलेबिलिटी इज 99.9%। ओके, सो वो स्कोप कभी है नहीं कि कोई SPD कभी फेल करे कि अरे पार्क के लिए हमको जनरेशन लॉस हो रहा है। दैट सिचुएशन इज नॉट देयर। करेक्ट। So these are few reasons why it is like that, but at the same time I will say कि इतना स्टॉर्म हुए हमारा कोई मेजर ब्रेकडाउन्स नहीं हुए। मतलब जो मॉड्यूल पैनल कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ, एंड जनरेशन वैसे ही कंटिन्यू करते रहे। एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज इज़ देयर, सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज देयर जब ट्रांसमिशन रिलेटेड इश्यूज होता है। पावर ग्रिड का तो एक दिन कभी भी ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, एंड RVPN का कभी ब्रेकडाउन होता है तो इमीडिएटली उसको ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू रेस्टोर कर दिया जाता है सप्लाई को। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इसका CUF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर थोड़ा सा हाई है। ग्रेट सर। मैं सबसे क्रूशियल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाइक सर ये फंडिंग कहाँ से है, क्योंकि ये सोलर पार्क जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमको पता है कि लाइक करोड्स ऑफ फंडिंग उसमें ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो सर हाउ यू फिगर आउट कि ये फंडिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? ओके 2014 में MNRE ने एक सोलर पार्क स्कीम लॉन्च किए थे, जिसके तहत 20,000 मेगावाट तक का सोलर पार्क डेवलपमेंट हो सकते हैं इन द कंट्री। तो हम लोग MNRE को अप्रोच किए थे। MNRE ने हमारा प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके तहत हमको 110 करोड़ का ग्रांट मिला था। तो वो ग्रांट था प्लस हमारी जो प्रोजेक्ट कंपनी का इक्विटी भी था। एंड उस इक्विटी और ग्रांट का तहत वो इनिशियल डेवलपमेंट के लिए वो सफिशिएंट था। एंड जब कस्टमर्स जो डेवलपर्स टाई अप हो गए, दो सेकी के थ्रू हुए थे, थ्रू सेकी बिडिंग, वो जब एग्रीमेंट साइन अप हुआ उनके साथ, उसके थ्रू भी सब जो पेमेंट टर्म्स था उसके बेसिस पे भी हमको हो गया। सो उसमें मैं बताऊंगा हमने एक भी रुपया कोई डेट नहीं लिए थे। इट्स अ डेट फ्री प्रोजेक्ट। ग्रेट। कोई कम मतलब इनिशियल डेट कुछ नहीं था, एंड ऑल मे बी ड्यू टू द ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
and equally all the local level supports were provided by government of Rajasthan. Any problem, anything, that local administration, state level administration has provided enough support to the project. Great, sir. Because they also felt that Rajasthan should be the leading solar state in the country. So they are today 18,000 megawatt का उनका कैपेसिटी आज भी नंबर 1 है, हमेशा रहेंगे नंबर 1. करेक्ट सर. जैसे आपने बोला 2 गीगावाट पर जब सोलर था तब ने आपने आप सोलर सेक्टर में एंटर हुए थे. अभी सर 71 है, 70 गीगावाट हमारी करंट कैपेसिटी है. तो बेसिकली सर ये जो चेंज है जो आपने देखा, तो उसमें आपने क्या क्या रिफॉर्मेशन देखे, क्या क्या पॉलिसी चेंज देखे और क्या की मतलब ड्राइवर्स है कि जिससे ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया? एक्चुअली जो 2 गीगावाट था, जैसे मैं पहले भी बताया, 2 गीगावाट जिस टाइम में था उस टाइम में ट्रेडिशनल स्केल, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते थे. आपको अगर याद होगा उस टाइम में टैरिफ भी 16 रुपये पर यूनिट था, 14 रुपये पर यूनिट, 12 रुपये, इवन 18 रुपये पर यूनिट था. वैसे CERC का ऑर्डर भी है 18 करोड़ पर मेगावाट का कैपिटल कॉस्ट अप्रूवल, मतलब CERC का ऑर्डर है. उस टाइम में था बिकॉज वो बिगिनिंग ऑफ द सेक्टर था. पर उसके बाद हमको वो अफोर्डेबल नहीं था. हाँ. किसी का द्वारा अफोर्डेबल नहीं था. बट उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविज़न था रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सम परसेंटेज as specified by state regulatory commission should procure power from renewable energy sources. सो उसका तहत रेगुलेटरी कमीशन ने धीरे धीरे वो RPO को बढ़ाया. उस टाइम में तो स्टार्ट हुआ बिगिनिंग में 0.5, 1%, 5 साल में 2.5% तक जा रहा था. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक डिसीजन लिया, नहीं आप इतना मतलब स्लो भी जाने से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो दे इंक्रीज इट टू 8.5 इन 5 ईयर, 2008 तक, 2016 तक. फिर सब्सिक्वेंटली इट वाज इंक्रीज टू 22% एंड currently it is at 27% and now it is targeted to reach 44% by 2028-29. सो तब तक तो मतलब ये एक पाथ है जिसको उनको अचीव करना पड़ा. बट बाय द बाय जब ये बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमी ऑफ स्केल मिला सेक्टर में, जब इकोनॉमी ऑफ स्केल मिला आपका, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम, मतलब जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी नीचे आ गया. एंड आज का दिन में जो 2 रुपीज़ to 2 रुपये 50 टैरिफ, 2 रुपये 60 टैरिफ देख रहे हैं, वो पॉसिबल रहा. इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बादला सोलर पार्क वो तो फर्स्ट सोलर पार्क जिसमें 3 रुपये से नीचे, रादर 2.5 रुपये से नीचे टैरिफ आया था 2016 में. एंड इट रिमेन द लोएस्ट टैरिफ इन द कंट्री फॉर अबाउट 3 years. ओके. एंड इवन टुडे इट इज़ द मतलब लोएस्ट, मतलब इतना मेगावाट स्केल में 1000 मेगावाट का सब 250 टैरिफ ऑपरेशनल नहीं है इन द कंट्री. एंड ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, सब मेजर पॉलिसी ड्राइवर. और एक था कि ये एक्चुअली क्या था, राजस्थान जैसे स्टेट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सोलर का, डेफिनेटली. बट स्टेट लाइक हिमाचल, state like Uttarakhand, state like Jammu Kashmir, then other northeast states, for that matter state coastal states like Odisha and all, उसमें तो इतना नहीं हो पाएगा. वेस्ट बंगाल में इतना नहीं कैपेसिटी रहे, तो वो कैसे मीट करेंगे. तो देयर हैज़ टू बी अ प्रोविजन दैट यहाँ से बन के पावर वहाँ जाने का, तो जाएगा तो फिर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जाएगा. वो तो अगर चार्जेबल हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा. करेक्ट. तो गवर्नमेंट वो भी सपोर्ट किया. ISTS चार्जेस एंड लॉसेस पहले एग्जेम्प्ट किए थे, फिर सब्सिक्वेंटली चार्जेस को एग्जेम्प्टेड रखे. करेंटली वो जून 25 तक है. अभी 72 गीगावाट पहुंचा है. 280 गीगावाट पहुंचने के लिए वो जून 25 वालों को भी आगे लेना पड़ेगा. करेक्ट. वो मोर मतलब प्रिसाइजली गवर्नमेंट शुड कंसिडर दैट एक्सटेंडिंग दैट टू 2030.
करेक्ट सर, उड़ीसा की पावर पॉलिसीज़ में आपने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है कि उड़ीसा की जो एनर्जी रिफॉर्म्स हुआ है उसमें आपने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप उस पर कुछ हमें बताना चाहेंगे कि कैसे वो चीज़ें आपने करी है? जैसे मैं पहले बताया कि मैं उड़ीसा में मैं करियर स्टार्ट किया था। हाँ। तो उसमें क्या था कि उड़ीसा पहला स्टेट है जहाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अनबंडलिंग हुआ था, रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, उस टाइम में जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस होते थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, वो 50% से ऊपर थे। ओके। अब अगर एनर्जी जितना लाएंगे 50% लॉस हो जाएगा तो आप लोग कितना एनर्जी सप्लाई करेंगे? करेक्ट। वही 50% से ही आपको रिकवर करना है, तो इफेक्टिवली डबल हो गया। ओके। एंड ओडिशा का एडवांटेज क्या था, वो सारे कोल माइंस उधर ही है। हाँ। पिटहेड है, सारा जो जनरेशन कॉस्ट बहुत कम था, 1 रुपीज था उस टाइम में जनरेशन कॉस्ट। Okay. कोल का मैं बता रहा हूँ। Okay. आज का दिन में 5 रुपए है कोल का जनरेशन कॉस्ट। करेक्ट। उसके बावजूद भी वहाँ का टैरिफ ज़्यादा होता था बिकॉज ऑफ लॉस। सो इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये पहला स्टेप लिया था कि इसको हम एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट करेंगे। पहले हम सेग्रीगेट कर देते सारा फंक्शंस को बोर्ड का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सेग्रीगेट करने के बाद पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा उसको, लॉसेस रिडक्शन वगैरह। सो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बोला इसको आफ्टर मतलब इट इज़ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सेट होने के बाद 4 डिस्कॉम बना के उसको सेल करने का, बेसिकली प्राइवेट 51% उसका स्टेक को सेल करने के लिए। करेक्ट। तो 1999 में ये हुआ था। All 4 discoms got privatized, but subsequently one company went out of that project, अमेरिकन कंपनी था, लेकिन बाकी जो BACS थे, रिलायंस जो टेक ओवर कर लिया, वो कंटिन्यू किए। बट ऑफ लेट टाटा पावर ने चारों कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। सो बेसिकली मेरा जो समरी है कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, अगर वो एफिशिएंसी उसका इम्प्रूव हो जाता है, देन द सेक्टर गेट्स लॉट ऑफ रेवेन्यू डेफिनेटली। अदरवाइज जो नहीं मिलता है, हाँ, वो लॉस हो जाता है। हाँ, तो लॉस में चला जाता है। वो रेवेन्यू एक बार आएगा तो फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द स्टेट्स विल बी बेटर, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विल बी बेटर। देन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विल बी इन ए पोजीशन टू पे देयर पावर बिल्स टू द जनरेटर्स। करेक्ट। तो वो जनरेटर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आ जाएगा तो फिर वो अगला नेक्स्ट स्टेप्स लेगा, इन्वेस्ट करेगा या रिन्यूएबल सेक्टर में करेगा या किसी और न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम रहेगा। करेक्ट। सो सर, लाइक आप उसको ब्रेक करना चाहोगे कि लाइक हमारे व्यूअर्स के लिए कि लाइक सोलर पार्क डेवलपमेंट में उसकी स्टेप वाइज प्रोसेस क्या होती है? जैसे आपने बोला कि सेकी के थ्रू बिडिंग हुआ, MNRE में आपका परमिशन मिला, ग्रांट्स के लिए आपने अप्लाई किया, तो कोई भी सोलर पार्क जब डेवलप हो रहा है तो व्हाट आर द परमिशंस दे नीड टू टेक एंड व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग इट? सो सोलर पार्क का सबसे जो पहला मेजर दो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड एंड कनेक्टिविटी। ओके। सो एक्चुअली सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर अगर वो करेगा तो उससे सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर का फंड्स भी होल्ड अप हो जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर 2 सेपरेट बिजनेस एंटिटीज, वन इज सोलर पार्क डेवलपर, वन इज सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर। सोलर पार्क डेवलपर जो है वो लैंड पहले लेगा, फिर कनेक्टिविटी के लिए अप्लाई करेगा। ये जो 2 चीज़ हो जाते हैं, देन क्या है उसका जो मेजर रिस्क सोलर प्रोजेक्ट का वो एड्रेस हो गए, मिटिगेट हो गए। करेक्ट। तो देन वो कोई भी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर को अप्रोच करेगा, सोलर प्रोजेक्ट कैन फ्रीली कम एंड सेट अप इट्स प्रोजेक्ट ऑन ए प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ फैसिलिटी। ओके। एंड उसमें जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बाउंड्री वॉल करना है, सबस्टेशंस बनाना है, ट्रांसमिशन लाइन बनाना है नियरेस्ट सबस्टेशन को, वो सब सोलर पार्क के अंडर में रहता है। सो ये सब प्री डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ए सोलर प्रोजेक्ट, ये अगर रेडीमेड मिलता है तब सोलर प्रोजेक्ट का कोई रिस्क नहीं रहता फिर करने के लिए, क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर आके काम करना है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वगैरह नहीं रहता। सो ये जो कंफर्ट है वो सोलर पार्क ही प्रोवाइड कर सकता है फॉर एनी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर।
सो ये है बेसिकली। डेफिनेटली सर। सो बेसिकली आपने बोला सर लॉस कम करना है, तो लॉस कम करने के लिए कौन से स्टेप्स है जो बेसिकली आप लोगों ने लिए? जो वो लॉस था वो ड्यू टू मटेरियल था, ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और ड्यू टू लाइक यू नो कि जो हम लोगों की लोकेशन वाइज जो उसकी डिपेंडेंसी रहती है उसके थ्रू था? ओके, दो तरह का लॉस मोस्टली होता है। हाँ। आई सेड एग्रीगेट टेक्निकल लॉस होता है, कमर्शियल लॉस होता है। Correct. अब टेक्निकल लॉस का वन ऑफ द रीजन ये था, मेजर रीजन था कि आपको मालूम है कि जब पावर लो वोल्टेज में सप्लाई करा जाता है, मतलब जो Okay. सिंगल फेज और मतलब तो 230 वोल्ट्स और 415 वोल्ट्स में, उसमें लॉसेस ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करता है। करेक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एलटी लाइन, सो लो टेंशन लाइन सबसे कम रखना चाहिए। हाँ लेकिन जब एलटी लाइंस लगते हैं हाँ फिर वो धीरे धीरे कनेक्शन, न्यू कनेक्शन देते देते लंबा होते जाता है। तो Correct, उस correct. सिचुएशन पे इंस्टेड ऑफ वो लंबा नहीं करने के बजाय वो एचटी लाइन को नियर बाई लोकेशन में जाके जो लोड सेंटर के आसपास एचटी, तो ये वाला चीज़ सालों से नहीं हो रहा था। ओके ओके, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले रिफॉर्म करा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रॉपर जो बेसिकली एलटी को लेस करना था, एचटी को मोर करना था। ठीक है, ये एक पहला चीज़ है टेक्निकल लॉस के। फिर उसके बाद होता था ट्रांसफर जितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, वो मतलब 100 kVA का है, उसके ऊपर 200 kVA का लोड है, वो जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वगैरह नहीं हो रहा, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर फटते थे, बर्स्ट होते थे एंड ऑल दिस। सो ट्रांसफॉर्मर का एक डिज़ाइन लेवल है जिसमें ऑप्टिमम लॉस होगा। ओके वो 70-80%, 90% तक ऑपरेट करना चाहिए। आप हमेशा वो लोडिंग में चलेगा तो वो भी लॉसेस ज़्यादा होगा उसका। करेक्ट है करेक्ट है। सो वो ऑगमेंटेशन ऑफ वगैरह वो कराया गया। एंड बाकी रहा कमर्शियल में लॉस, एक तो थेफ्ट है। अब थेफ्ट इज अ मीनेस इन द सोसाइटी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। उसको तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजन है, उसको कैसे टैकल किया जाएगा, पूरा इंडिया में वो एक्शंस लिए गए और वो आज पर तो प्रोविजन एक्शन लिए गए। बट अदर देन थेफ्ट में बोल रहा हूँ, जहाँ एफिशिएंसी इम्प्रूव किया जा सकता है वो है जैसे लोगों को बिल्स नहीं मिलना, उनका मीटर रीडिंग में बिल नहीं बनना। मान लीजिए मीटर रीडिंग ही नहीं लिया जा रहा है, ओके तो मीटर कंजम्पशन 1000 यूनिट है, जब वो लेकिन पिछला एवरेज के वजह से 200 यूनिट का बिल आ रहा है। करेक्ट। मीटर डिफेक्ट है, उसका प्रॉपर लोड रिकॉर्डेड नहीं है। करेक्ट। तो ये सब में ये प्लस वो बिल नहीं मिलेगा, अगर बिल भी बन गया लेकिन बिल पहुंचेगा नहीं। सो ये सब प्रोसेस का, रेवेन्यू साइकिल प्रोसेस का इशू है। उसमें मीटरिंग प्रॉपर 100% मीटरिंग कराया गया, 100% मीटर को रीड कराया गया, 100% बिल को जनरेट कराया गया, 100% बिल को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। ओके देन आया कलेक्शन। आपका कलेक्शन का क्या मतलब एवेन्यूज है, हाँ क्या जाके लाइन में खड़े होकर जाके देना, एक ही ऑप्शन वो है, वो तो फिर लोग नहीं जाएंगे। डेफिनेटली। तो मतलब लोग जाएंगे तो आपको एक अच्छा सा कमरा देना चाहिए, उसमें टोकन सिस्टम कर लीजिए, बैठ के आराम से मतलब कंफर्टेबिलिटी भी देखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उनको ना लगे कि उनको एक काम करना पड़ रहा है। करेक्ट। हाँ, उनको जब नाम बुलाया जाएगा जाके पे कर लेंगे। आजकल तो वो सब भी नहीं चाहिए आपको, डिजिटल आएगा, मोबाइल पे दे देंगे। सो वो सब उस जमाने में नहीं था। टॉकिंग अबाउट 99, 2000, 2005। इवन मैं जो दिल्ली में आया वो भी नहीं था, दिल्ली में भी नहीं था। ओके जो टाटा पावर जो दिल्ली का जो प्राइवेटाइज होने के बाद ये सब चीज़ वहाँ स्टार्ट किया गया। करेक्ट। देन इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री नाउ, इवन गवर्नमेंट डिस्काउंट्स भी ये सब फॉलो करने लगे हैं, फैसिलिटी हो गया पेमेंट का फैसिलिटी। सो ये सब एक्शंस लेने के बाद जाके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आज का दिन में 15% हो गया लॉसेस अक्रॉस द कंट्री, बट उस टाइम में 50, 60, 70% हुआ करता था। करेक्ट। इट हैज लॉट ऑफ एक्शन हैज बीन टेकन बाय। सर MNRE में आपको जैसे ग्रांट्स मिली थी सोलर पार्क डेवलपमेंट के लिए, तो अभी कोई गवर्नमेंट सब्सिडीज या ग्रांट्स अवेलेबल है कोई सोलर पार्क डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल की तरफ से? अभी एक्चुअली 2014 में एक स्कीम आया था, ओके 20,000 मेगावाट का, 20 गीगावाट, एंड 2017 में और 20,000 के लिए आता, मतलब बेसिकली ऑगमेंटेड टू 40 गीगावाट। ओके उसका अभी तो शायद एग्जॉस्ट हो गया सर, एग्जिस्ट हो गया, बट वो तो था कि 100 गीगावाट अचीव करने के लिए, बट अभी जो करंट टारगेट है 280 गीगावाट है, हाँ उसमें
तो गवर्नमेंट हैज़ टू गिव सम मोर लॉन्च सम मोर स्कीम्स सिमिलर टू दैट. मे बी गवर्नमेंट इज डूइंग बट वी आर नॉट अवेयर, बट टाइम विल टेल. But it is expected that government should give some scheme. Definitely. और सर मतलब जो हम लोगों को 4x करनी है अपनी जो कैपेसिटी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रीन कॉरिडोर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी या मतलब रिटेल स्केल पे, लाइक रूफटॉप सोलर की सब्सिडी स्कीम है रेसिडेंशियल्स के लिए जो मतलब सेंट्रल की है और सारे स्टेट्स में भी अभी सब्सिडी अवेलेबल कर दी गई है. सेकेंडली लाइक इंडस्ट्रियल जो उसका CNI प्रोजेक्ट्स है वो लोग भी अभी सोलराइजेशन कर रहे हैं नेट ज़ीरो की तरफ, अपने कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े. तो लाइक आपको क्या रहेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन में ग्रीन कॉरिडोर विल बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द अचीविंग दोज टारगेट्स? Because I agree with to you कि because ये जो quantum jump that is required वो तो उसके लिए मेगा स्केल evacuation facility चाहिए, robust, highly robust and all. But उसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे गवर्नमेंट काम, बिकॉज खाली कैपेसिटी टारगेट सेट करने से नहीं होगा. सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग, पावर ग्रिड इसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आएगा भी. But at the same time, rightly the point raised by you, rooftop. अब मेरा तो ये है, मैं if I give my own मन की बात, तो probably rooftop अगर सारा हो जाएगा ना, और ये सब चाहिए नहीं. ओके. अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट हाईएस्ट पर कैपिटा रूफटॉप कैपेसिटी कंट्री. करेक्ट. 1 in 3 houses they have rooftop solar. Correct. And abhi currently they are already meeting 70% of the total demand from rooftop. Okay. Can you believe? So if you have your generation on a roof, you do not need power to come from another generating company through transmission network, distribution network के through आना नहीं पड़ेगा, तो वो जो लॉस तो नेचुरली मिट गए. करेक्ट. तो रूफटॉप अगर हो जाएगा तो बहुत सारे ये सब पावर सेक्टर का इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे. Definitely. पर इसमें गवर्नमेंट ने दिया है, एक्चुअली उसमें कस्टमर का साइड से रिस्पांस अच्छा नहीं आया है. मे बी अवेयरनेस इशू है. गवर्नमेंट ने जो दिया है बहुत अच्छा था, लेकिन उसको कस्टमर अवेयरनेस करके उसको सबका रूफ में अगर छत में लग जाएगा तो ये तो सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा. डेफिनेटली. सो मैं कहना चाहूँगा स्ट्रांगली कि जितने भी रूफटॉप है उसको सोलराइज करना इज़ अ प्राइमरी हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे बहुत सारा पूरा एनर्जी सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो इस लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट के साइड से जो पॉजिटिव पॉलिसी में से रिफॉर्म्स आया है वही एक ड्राइव कर रहा है ये पूरे सोलराइजेशन जर्नी को. और सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सर ये हम लोग जो सोलराइजेशन 280 गीगावाट करना चाह रहा है तो उससे क्या चेंज होगा, मतलब फ्यूचर इंडिया का? ऐसा है, टुडे हम 72 गीगावाट का है, हमारा पीक डिमांड 241 गीगावाट है. ओके. 2030 तक 335 गीगावाट होने जा रहा है. ओके. तो हम ये चाहते हैं कि वैसे भी हम कमिटेड है कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से पावर इन 2030 तक. सो इससे बेसिकली होगा कि हम करेंटली अदर देन सोलर, मतलब जो कन्वेंशनल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, कन्वेंशनल पावर में हमको कोल में इंडिजिनस कोल हमारा सफिशिएंट नहीं होता, बाहर डिपेंड करना पड़ता है. करेक्ट. सो वो डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं हम. वो डिपेंडेंसी ख़त्म होगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो है डिमांड वो कम होगा. फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कम हो तो अपना इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे बेसिकली. डेफिनेटली. तो वैसे भी आत्मनिर्भर भारत का हमारा बहुत कुछ चल रहा है एफर्ट्स उसको होने के लिए. तो इसमें एक स्टेप ये है. सो ये सोलराइजेशन होने के बाद हम फिर बाहर से डिपेंडेंसी नहीं रखना पड़ेगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो अभी फर्दर भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो मतलब EVs लॉन्च हुए हैं, एंड इसमें जो पेट्रोलियम अगर वो इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे ट्रैक्स वो जो हुआ है उसमें भी हमारा डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोलियम फ्यूल ऑन एक्सटर्नल अदर कंट्रीज विल बी रिड्यूस्ड. तो सोलराइजेशन का वो भी इम्पैक्ट रहेगा. ग्रेट सर, ग्रेट सर.
अभी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि लाइक हम लोग सूरत में हैं, तो सूरत में बहुत सारी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, और जो लेवल पे आप काम कर रहे हो, जो स्केल पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे लाइक बाहर की सोलर कंपनीज़ की भी ब्रांड्स की पैनल्स और इन्वर्टर्स और इक्विपमेंट्स आता है। तो हैव यू विजिटेड एनी ऑफ द सोलर कंपनी ओवर हियर, और आपको लगता है हम लोग लाइक मैन्युफैक्चर में भी अप टू द मार्क है? एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट अपना पार्क के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा मॉड्यूल लेवल भी देख लिया जाए। सो लास्ट 3 months बैक आई हैड विजिटेड सूरत। आई हैव विजिटेड नबिता सोलर। उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है 500 मेगावाट की है। बहुत अच्छा मतलब एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेटअप है। उनका प्रोडक्शन लाइन भी बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन भी था। एंड उनका जो मतलब जो वर्कर्स लेवल थे, टीम वर्क, दो ऑल एनर्जेटिक पीपल वर देयर। सो उनका जो खुद का कमिटमेंट टू द सेक्टर ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हाई। एंड मैं देखा कि दे आर सप्लाइंग टू मेनी मेजर सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर इन द कंट्री। तो आई बिलीव दैट नविताज हैज़ गॉट ए गुड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और मुझे बताया गया कि दे आर कमिंग अप विथ एन अपग्रेडेड वर्सन 1200 मेगावाट कैपेसिटी का भी एक नया प्लांट बना रहे हैं। एक्चुअली विद द टारगेट इंडिया में जो आने वाला है उसके लिए तो चाहिए, बट दे आर ए गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो करेक्ट। सो बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी मतलब इनिशिएटिव लेके अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए टू लाइक फुलफिल द डिमांड, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जैक्टली। एंड बहुत सारी EPCs कंपनीज है सर, मतलब इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो सोलर में करता है टिपिकली। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि लाइक कैसे वो अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करे, कि ये जो वेव आने वाली है सोलर की विद इन 5 years, तो उसको वो मतलब बेसिकली उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करके जो धंधा आने वाला है वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। सो अभी क्या है कि EPC प्लेयर्स कोई ऑर्गेनाइज्ड EPC प्लेयर्स नहीं है। करेक्ट सोलर में। करेक्ट। और है भी गिने चुने हैं। करेक्ट। बट वो अभी भी जितना तक आया है वो बहुत मतलब आई वुड से मुश्किल से आया है यहाँ तक। आगे जाने के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो EPC प्लेयर के लिए मेरा जो सजेशन होगा कि उनका टीम जो कमिटेड टीम प्लेयर्स रहना चाहिए उनके पास। एंड जो भी मतलब उनका जो इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे जो जितना फैसिलिटी है, जो मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, वो सब भी अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रहना चाहिए। एंड देयर टीम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू ट्रैवल टू एनी प्लेस इन द कंट्री उनका डेवलप करने के लिए। एंड देयर मैनेजमेंट ऑल्सो हैज टू फ्लेक्सिबल, क्योंकि अभी क्या है, if you want to catch something very big, then you have to be really flexible. Correct. If you are little rigid, then maybe you will lose the race. Correct. So like जो importance of clean tech and renewable energy in like as a sector, वो आपको क्या लगता है? सी वही अगेन सेल्फ डिपेंडेंसी जो चाहिए उसके लिए यही सेक्टर है जो एनर्जी को पूरा सेल्फ डिपेंडेंट से रिलायंट कर सकता है। सो इसके लिए तो हमारा जो अभी तक जो एफर्ट्स है वो इट हैज़ रिजल्टेड इन ए पॉजिटिव वे, बट वी हैव माइल्स टू गो। करेक्ट। 2030 तक 330 गीगावाट का डिमांड आने वाला है बिकॉज ऑफ आवर ग्रोथ। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड 2 to 3 years we are going to reach number 3 spot in the world economy। तो उसको ध्यान पे रखते हुए हमको कैचअप करना है। ऑल्दो हमको बेस जो कन्वेंशनल सोर्सेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी नीड टू ऐड कैपेसिटी। उसमें भी करेंटली 27 गीगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी सफिशिएंट नहीं है, 80 गीगावाट तक का चाहिए उसमें। सो बट एट द सेम टाइम क्लीन टेक शुड लीड द रेस। जैसे मैं बोला ऑस्ट्रेलिया में रूफटॉप से ही पूरा टोटल डिमांड मीट हो गया है, तो क्लीन टेक से ऐसा टाइम आना चाहिए, क्लीन टेक से पूरा
फॉर फ्यू आवर्स में भी ओवरऑल कंट्री का डिमांड मीट हो, करेक्ट। ठीक है, वो होने से हम तो सेल्फ डिपेंडेंसी, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम हो जाएगा एंड अदर इकोनॉमिकल एडवांटेज ऑब्वियसली मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। सर, आप यंग इंडिया को क्या एडवाइस देना चाहते हो? मेरे जैसे बहुत लोग सोलर सेक्टर में आ रहे हैं और उनको अपना वेंचर भी खड़ा करना है, और आपकी 3 डेकेड्स की जो जर्नी रही है उससे आप क्या एडवाइस उनको दोगे कि कैसे वो आगे बढ़े? मेरा तो ये कहना है, अभी तक 72 गीगावाट पहुंचा है, 280 जाना है करेक्ट। एंड 72 आया विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड वो बिडिंग सेकी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इनका थ्रू बिडिंग आया है। अभी तक जिस स्पीड में आया 2014 से लेकर 24 और 23 हो गया है, 9 ईयर्स में 72, एंड वी आर ओनली 6 years लेफ्ट टू रीच अनदर 210 गीगावाट। करेक्ट। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप और लिया है। Okay. गवर्नमेंट ने बोला है भाई हर साल 50 गीगावाट का बिडिंग करना ही करना है। ओके इस साल यू विल बी सरप्राइज्ड, ये खाली बातों में नहीं है, ओके 35 गीगावाट का बिडिंग हो चुका अप टू December 23। ओके। सो जो कमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। करेक्ट। सो ये आगे जो 200 गीगावाट इज मच बिगर देन 70 गीगावाट, Correct, राइट? correct. सो यंग इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। एंड ये इसमें उनको सारा मतलब ऑल द अपॉर्चुनिटी दे कैन Leverage. एनकैश लेवरेज। Correct. Thank you so much, sir, for joining in House of Solens podcast and giving your insights. We are very much grateful for that. Thank you very much, yes, for having me for this show. I am really thankful to you.